हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं भी एकदम से फिट फाट हूँ। मेरे सैनिकों 2023 में एग्जाम देने वाले मेरे सैनिकों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। उसे एक एक करके पूरे विस्तार से सॉल्व करेंगे। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। टारगेट 2023 का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसी के इस एपिसोड में। तो भाई आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए जरा आनंद लें, मजे करें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने का। दोस्त, पहला सवाल है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल है। लायोफिलिक कोलाइडल नहीं है, मुझसे गलती पड़ा गया भाई। अब जरा देखिए, आप सभी को पता है, पूरी दुनिया जहान को पता है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, कोलाइडल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं द्रव रागी, एक को कहते हैं द्रव विरागी। द्रव रागी को ही अंग्रेजी में लायोफिलिक कहते हैं और द्रव विरागी को लायोफोबिक कहते हैं। तो सवाल के जवाब जानने से पहले आप ये जाने, एक छोटा सा चीज जाने, एकदम बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चीज है कि जो ये कोलाइड्स है, ये कोलाइड हो गया आपका द्रव रागी। द्रव रागी, इसी द्रव रागी को लिखा हुआ है वहां पर, अंग्रेजी में कहते हैं लायोफिलिक। समझ रहे हो ना मेरे भाई, लायोफिलिक अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में घुसेड़ करके तब क्वेश्चन दिया गया है। अब जरा है कि कैसे पता लगाएं कि कौन द्रव रागी है, कौन द्रव विरागी है। तो मेरे भाई, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है परिक्षेप प्रवस्था, दोनों को मिला दो, सिंपली मिला दो, केवल मिला दो। और मिलाने से अगर कोलाइडी विलयन बना तो उसे कहते हैं द्रव रागी। आप सबको, मेरे सभी सैनिकों को याद रखना होगा। जैसे आप याद रखिएगा कि कौन कौन से द्रव रागी कोलाइडी विलयन के जो हैं एग्जाम्पल हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता रहा है वो है गोंद, ठीक है। प्रोटीन याद रखिएगा, जिलेटिन, गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च, रबर हो गया, ETC। और याद रखेंगे, कोई भी जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो जनरली जो होता है, जैसे गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, ये सब द्रव रागी है। मतलब पानी में डालेंगे, घुलेगा और कोलाइडी विलयन बनाएगा। अब आप चाह रहे होंगे कि एक आध दो जरूर द्रव विरागी का भी एग्जाम्पल जान लिया जाओ। तो दोस्त देखो, मेटल, कोई भी मेटल धातु, जैसे AgAu माने सोना चांदी, कॉमा, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रा ऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, जैसे AlOH होल 3, FeOH होल 3, इस तरह से। मेटल सल्फाइड, जैसे आप याद, जैसे ZnS, AS2, S3, ETC। इसके अलावा इसमें एक जोड़िए कुहासा। ये सब जो है, जैसे कोई धातु है, सोना चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, किसी भी धातु का कोलाइडी सॉल्यूशन, जैसे कहा गया गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, आयरन का सॉल्ट, तो समझ लीजिएगा द्रव विरागी है भाई। अगर आपसे कहा गया कि कोई हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसका सॉल्यूशन बनाएगा तो द्रव विरागी है। इसके अलावा मेटल के सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, आर्सेनिक, कोई भी सल्फाइड जिसमें सल्फर लगा हुआ है मेटल के साथ सल्फाइड, वो क्या है, द्रव विरागी है। मान लीजिए कि बात आपको याद है, कल्पना करिए, एकदम एक पल के लिए सोचिए। तो भाई साहब, निम्न में से कौन जो है लायोफिलिक नहीं है, आपसे
कहा गया तो द्रवरागी नहीं है। तो देखिए इसमें से द्रवरागी नहीं है में कुहासा, कौन कोलाइडी विलेन द्रवरागी नहीं है, तो कोलाइडी विलेन बनाता है और कुहासा द्रवरागी का एग्जाम्पल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखिएगा ताकि आगे किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो अब देखिए ना, जो अधिशोषण है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं भौतिक अधिशोषण। आइए जरा यहां हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। जो अधिशोषण है आप लोग को याद होगा, अधिशोषण, अधिशोषण कौन कौन होते हैं मेरे भाई? एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक, रासायनिक। तो भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। अब जरा देखिए, आपको याद रखना होगा कि जो भौतिक अधिशोषण है ये उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है। इसका जो एंथैल्पी होता है कम होता है, लो एंथैल्पी, और परत दर परत होता है, बहुआण्विक होता है। उसी तरह से यहां पर होता है अनुत्क्रमणीय। इसकी एंथैल्पी जो होगी, हीट जो निकलता है ना, वो बहुत ही उच्च होता है, अधिक ऊर्जा निकलता है, अधिक ऊर्जा, उसी को बोलेंगे हाई एंथैल्पी होता है। एकल परतीय होता है, एक आणविक होता है, एकल परतीय, एकल परतीय मतलब एक परत होगा उसके बाद नहीं होगा। तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय तो नहीं है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होता। लेकिन जैसे आपके चॉइस नंबर 2 पर नजर जाएगा अनुत्क्रमणीय, खटक से आप जवाब दे देंगे। बहुलीकरण से अधिशोषण का कुछ भी लेना देना नहीं है। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन होता है कि भौतिक अधिशोषण तो जवाब हो जाता उत्क्रमणीय। आप समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन होता है कि भौतिक अधिशोषण है तो इसका जवाब क्या होता है? उत्क्रमणीय हो जाता। चलिए अब उसको मिटाइए, तब तक हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने हम नहीं, आप नोट करिए। लिखा है कोलाइडी कणों का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो दोस्त आप सभी को संभवतः मुझे पता है कि मैं बिना मेरे इस हिंट्स के आप जवाब सोच लिए होंगे कि क्या जवाब है, देख करके आपने तय कर लिया होगा। लेकिन आप डिसीजन इतना जल्दी मत करिए। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, थोड़ा इंतजार करिए। हाँ, तो बात कर रहे हैं कोलाइडी। तो देखो भाई, आपके पास जो एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन की खासियत है कि कण का साइज 10 के पावर -9 मीटर या 1 नैनोमीटर या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या 10, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। ट्रू सॉल्यूशन माने वास्तविक विलयन, उसके कण का साइज 10 के पावर -9 मीटर, चाहे 1 नैनोमीटर, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा, से छोटा, छोटा छोटा कैसे लिखा है भाई? ये हो गया छोटा, छ है ये छोटा। अब आते हैं जरा कोलाइडल पर। देखिए कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या बात है भाई? तो 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर अथवा सेंटीमीटर बदल देंगे तो 10 के पावर -7 cm से, यहां से देखिए 3 को घटाइए, 10 के पावर 4 3 7 4 सेंटीमीटर अथवा 1 नैनोमीटर, 1 nm से 1000 नैनोमीटर अथवा 10 एंगस्ट्रॉम से 10 पर 4 को 0 दीजिए एंगस्ट्रॉम, इसके बीच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मजा आने वाला है आपको कुछ बातें जानकर। उसके बाद होता है निलंबन, सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन, निलंबन, सस्पेंशन।
भाई साहब इसके कण का साइज 10 के पावर -6 मीटर कहिए, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर कहिए, 10 एंगस्ट्राम कहिए, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, 10 एंगस्ट्राम नहीं, 10,000 बोलिए एंगस्ट्राम, या 1000 नैनोमीटर कहिए, से बड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन में 10 के पावर -9 मीटर मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, और कोलाइडल में 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर 7 सेंटीमीटर बदल दिए, 7 से कितना हो गया तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और उस तरह से 5 4 2 6 ठीक है। 1 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम के बीच हो जाएगा, और वहां पर हो जाएगा कितना से, तो 10 एंगस्ट्राम से 10,000 के बीच। तो अब यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर है क्या कि यहां पर जो है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 है, ये तो नहीं हो सकता। 7 से 9 है कहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। फिर 5 से 7 है, जो कि हम लोग का एग्जैक्ट जो वैल्यू होना चाहिए था वो होना चाहिए था कहां से कहां तक के बीच में, तो 10 के पावर 7 से 10 के पावर 4 के बीच में। तो उसके जो अराउंड जो वैल्यू है हम लोग उसी पर टिक लगाएंगे। हो जाएगा 7 2 9, ठीक ही है, सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए एल हो गया x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है, ग्राफ की ढलान होगी, ग्राफ की ढलान होगी। तो जरा देखिए क्या होगी, ग्राफ की ढलान होगी। तो आप जानिए यहां पर कि ग्राफ की ढलान के लिए इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए अधिशोषण समतापी वक्र जिसको कहते हैं फ्रेंडलिक इक्वेशन होता है, वो होता है x/m = k p के पावर 1/n, जहां n इज ग्रेटर देन 1। आप ऐसा करो दोस्त कि दोनों तरफ log ले लीजिए x/m। मैं लगातार आप लोगों को 3 वीडियो से एक बात के लिए रेकमेंड कर रहा हूं कि आप ग्राफ खींचना सीखें। आप देखिए log a × b में टूटेगा ना, तो log a माने k + log p के पावर 1/n। अब यहां पर देखिएगा log x/m हो गया, और ये भाई साहब कांस्टेंट है तो ये c की जगह पे चला जाएगा, और 1 के पावर है तो 1/n हो जाएगा log p। कौन सा फॉर्मूला, log a के पावर x क्या होता है, x log a होता है ना, तो उसी फार्मूला से ये n एक पर चला गया नीचे, और ये हो गया p log k हो गया। तो देखिए दोस्त, इस फार्मूला में ये है y, ये है m, ये है log p है x, और यह log c। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए अंतःखंड क्या होगा, तो ये है, माफ करिएगा मुझे, डिस्टरबेंस के लिए खेद है दोस्तों, एक्चुअली बिजली की समस्या थी। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए एक बार फिर से बात करते हैं। ये होता है y एक्सिस, m हो गया, ये इसको स्लोप बोलते हैं, ये हो गया आपका स्लोप हो गया, ये जो हो गया x एक्सिस हो गया, और इसको बोलते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट हो गया, तो ये स्लोप। तो अगर क्वेश्चन में तो हालांकि पूछा गया है कि स्लोप क्या है, ढलान क्या है, तो स्लोप तो कंफर्म हो गया कि स्लोप क्या है भाई, तो 1/n है। तो चलिए 1/n पर टिक लगा दी। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इस सवाल को बताना नहीं है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपसे कहा जाता कि अंतःखंड क्या है, तो जवाब आ जाता log के। x एक्सिस पे कौन है, तो आपको पता लगाना होता कि x/m है,
वाई एक्सिस पे कौन है, तो log p है। इस तरह से क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बना रहा हूं उसमें से कई क्वेश्चन निकलते हैं, कोशिश करिए कि सबका जवाब जाना जाए। आइए दोस्त, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल प्रभाव, टिंडल 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 प्रभाव नहीं पाया जाता। तो भाई देखिए, जहां तक टिंडल प्रभाव पाए जाने की बात है तो ट्रू सॉल्यूशन में, अगर आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन में इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। यहां तक कि निलंबन में भी अगर थोड़े कण बड़े हो जाएं तो उसमें भी टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव पाए जाते हैं कहां पर, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल में पाया जाता है। मतलब टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अब यहां पर देखना है कि चीनी का घोल, अब इस पे सस्पेंशन हो गया, तो ना टिंडल लिख रहा है, ना सस्पेंशन लिख रहा है, ना कुछ। तो भाई साहब आपको याद रखना होगा, चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी, यूरिया पानी, क्या बोला मैंने, चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी, यूरिया पानी, ये सब ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। कुछ तो जानकारी रखनी ही होगी आपको। उसके बाद सोने का कुल्हाड़ी, एकदम ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन देने वाले को भरोसा है कि क्या पता हमारे बच्चे बनाएंगे कि नहीं, तो इसीलिए कोलाइडल लिख दिया गया है। तो जब कोलाइडल है तो कोलाइडल में पूरी दुनिया जानती है कि टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का ही गुण है। रही बात सस्पेंशन के बारे में, तो देखिए सस्पेंशन में बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल जब बहुत ही छोटे हों तो वहाँ पाया जा सकता है, अदरवाइज सस्पेंशन में और इमल्सन में कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। आपको दिमाग में है टिंडल प्रभाव क्या है? 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव। हम चाहेंगे कि ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव के बारे में आप लोग जरूर से जरूर उसकी तैयारी कर लीजिए। तो आप इसे नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आइए दोस्त, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। देखिए भाई, कोलाइडल सॉल है 2 तरह के, एक को कहते हैं द्रव से नहीं, दूसरा को कहते हैं द्रव विष नहीं कहते क्या, नहीं, एक को कहते हैं द्रव रागी, दूसरा होता है द्रव विरागी। एक को द्रव से नहीं कह देते हैं, द्रव विरोधी कहते हैं दूसरा को। तो देखो ना भाई, द्रव रागी जो होता है, जिसको द्रव से नहीं कहते हैं, लायोफिलिक कहते हैं, वो प्रेम में रहता है, राग में रहता है। तो जब राग में रहेगा, प्रेम में रहेगा तो मजबूत होता है, और जो मजबूत होगा वो जाहिर सा है कि कमजोर का सहायता करेगा, हेल्प करेगा। अब देखो ना भाई, एग्जाम में आप एकदम से फॉर्म में हो, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, लगातार धड़ाधड़ सवाल किए जा रहे हो, बगल वाला को लड़का मुंह देख रहा है, यार क्या कर रहा है, यार रुक ही नहीं रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा घबरा मत, 5 मिनट रुक जा, तुम्हें 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं। तो चूंकि आपको आता है तो उसको बता देंगे, आपको खुद ही नहीं आता तो उसको क्या खाक बताएंगे? आप खुद ही मुंह देखेंगे, इधर उधर कौन देख रहा भाई, कौन लिख रहा है, आप सब आश्चर्य का इतना तेजी में लिखे जा रहा है। तो देखिए, जो द्रव से नहीं होता वो स्ट्रांग होता है, वो स्टेबल होता है। और याद रखिएगा कि द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन में द्रव विरागी कोलाइडी विलयन की रक्षा करने की एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। तो द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन, द्रव रागी कोलाइडी विलयन, लायोफिल जो फिलिक कोलाइडी सॉल्यूशन है वो कहलाता है रक्षी कोलाइडी विलयन। और पहला ही नंबर में, एक ही नंबर में दे दिया गया है ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें, कहीं गलती होने की संभावना। तो याद रखिएगा, द्रव रागी कोलाइडी विलयन में द्रव विरागी कोलाइडी विलयन की रक्षा करने का एक विशेष गुण पाया जाता है। कौन रक्षा करेगा? तो द्रव रागी, किसकी? द्रव विरागी की। आइए नेक्स्ट, कौन कोलाइडी घोल नहीं है? बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है दोस्त, इस चैप्टर का, इसके बाद भी इसी तरह से सब आसान ही क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कोलाइडी घोल नहीं है? तो देखो भाई, कोलाइडी घोल में क्या होता है, जो कोलाइडल जो विलयन होता है एक परिक्षेपण माध्यम होता है, परिचित प्रवस्था होते हैं, दोनों को आपस में आप मिला देते हैं और मिलाने से कोलाइडी विलयन बनता है। लेकिन आपको पता है कि जो हवा है, हवा में क्या होता है ना कि हवा एक ट्रू सॉल्यूशन है,
हवा ट्रू सॉल्यूशन है, वो कम समांगी मिश्रण है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन समांगी नहीं, ये समांगी मिश्रण है। तो ये जो है कोलाइडल का उदाहरण नहीं, हवा, बाकी धुआं, स्याही, रक्त, ये सब के सब कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। याद रखिएगा ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, समांगी है, समांगी भी है। तो ये हो गया आपका हवा, इसका सही जवाब हो गया हवा। कौन पायस का उदाहरण है? देखिए भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था की भौतिक अवस्था को अगर आधार बना दे तो 8 तरह के होते हैं। अभी उसी से रिलेटेड है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो परिक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेप प्रवस्था है, उनके भौतिक अवस्था को आधार बनाए तो 8 प्रकार का होता है। उसी में से कि इमल्सन होता है और पायस होता है। तो आपको याद रखना है कि पायस में क्या होते हैं कि परिक्षेपण आएगा क्वेश्चन, नोट करिए, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पायस क्या है, उदाहरण दे। तो परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था अगर दोनों ही द्रव हो तब उससे मिलने वाले बनने वाले कोलाइडी को पायस कहते हैं। तो जो पनीर है ये जेल का उदाहरण है, याद रखिएगा, ये है जेल का उदाहरण। कुहासा जो है एरोसोल है, हवा का है ना, एरोसोल है। और दूध जो है ये पायस है। इसमें परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था दोनों ही क्या है, द्रव है। और ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को पायस के नाम से दुनिया जानती है, आपको भी जानना चाहिए। भौतिक अधिशोषण का दर किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलें। तो भाई देखो, आपके पास अधिशोषण है 2 तरह के। अधिशोषण कितने तरह के हैं? एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। रासायनिक देखिए, भौतिक अधिशोषण जैसे इस बोर्ड पर से ये जो डस्टर का जो डस्ट है उसका चिपकना, है भौतिक अधिशोषण है। तो अब बताइए कि अगर ताप बढ़ा दिया, जैसे आपके त्वचा पर मैल चिपक रहा है, तो जितना ही ताप बढ़ता है गंदगी चिपकने की संभावना घट जाती है। इवन कि ताप बढ़ाने से गंदगी हटती है। गंदे कपड़े को गर्म पानी में डालिएगा तो गंदगी ज़्यादा तेजी से छोड़ेगा। तो ताप घटाने पर, और याद है कि गंदगी का चिपकना, कपड़ा गंदा होना, दीवार गंदा होना, ये सब भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। तो ताप घटाकर आप भौतिक अधिशोषण बढ़ा सकते हैं। पहला ही चॉइस है ताप घटाकर। रही बात ताप बढ़ाकर, तो याद रखिएगा रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से बढ़ता है। दाब घटाकर, तो दाब तो घटाने से न तो रासायनिक बढ़ता है न भौतिक। दाब बढ़ाने से भौतिक भी बढ़ता है, रासायनिक भी बढ़ता है, माने घटाने से दोनों घटेगा। तो हमको यहाँ बढ़ाने वाली बात है। और सतह क्षेत्रफल, तो सतह पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाइएगा। ये सतह पर जैसे अधिशोषण हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये सतह हुआ, तो जितना ही बढ़ाएंगे, जितना ही दूर तक लेंगे, उतना ही ज़्यादा अधिशोषण होगा ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि घटा करता, घटाने से इतना बुर्बक है हम लोग। पृष्ठ क्षेत्रफल घटाइएगा और अधिशोषण बढ़ेगा, ये तो हद हो गया यार। तो घटाने से क्या होगा, अधिशोषण घटेगा। तो आप समझ लिए, ताप घटा देंगे और भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्व के लिए अस्कंदन के लिए उन्नन क्षमता का घटता क्रम है। देखो भाई, जो कोलाइडी सॉल्व है ना, उस कोलाइडी सॉल्व को आप उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दें तो उसका अस्कंदन हो जाता है, माने उसके कण जुड़ जाते हैं और पिंडी पर बैठ जाते हैं। जैसे दूध है, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए तो थक्का बन करके जमने लगेगा। इस क्रिया को अस्कंदन कहते हैं, थक्का बनने की प्रक्रिया। तो कोलाइडी सॉल्व, जैसे दूध भी तो कोलाइडी सॉल्व है, तो कोलाइडी सॉल्व का अस्कंदन किया जा सकता है। तो अब सवाल है कि अस्कंदन का जो घटता क्रम, तो ऋणानिक कोलाइडी सॉल्व, तो ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडल अगर नेगेटिव है तो स्कंदन के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। स्कंदन के लिए अरे कौन चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए। क्योंकि ऋण आवेश को कौन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव करेगा ना। और उसके लिए जैसे Al3+ है। अच्छा, पॉजिटिव आयन में जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा उसमें स्कंदन की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। तो Al का, उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलते हैं। और ये नहीं, देखिए, अगर आपके पास नेगेटिव सॉल्व है
तो अल्युमिनियम जो है, अगर इससे आपको कोई एक ऐसा आयन ले लीजिए इस पर 4 पॉजिटिव हो तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव सॉल्व है तो उसके स्कंदन के लिए पॉजिटिव आयन की जरूरत होगी। अगर आपके पास जो कोलाइडल है ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो इसका जो स्कंदन होगा, ये स्कंदन होगा, स्कंदन के लिए क्या चाहिए, स्कंदन के लिए नेगेटिव आयन चाहिए। जैसे देखिए लिखा है FeCN होल 6 के पावर लिखा है 4, 4 माइनस है, PO4 पर 3 माइनस है, SO4 माइनस माइनस 2 गो है, Cl पर 1 गो माइनस है। मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उतनी ही तेजी से स्कंदन की प्रक्रिया कराएगा। तो चूंकि हम लोग को यहाँ दिया गया कि नेगेटिव है तो धनावेशित इसमें देखेंगे कौन है। तो देखिए ना, सोडियम है, बेरियम है, अल्युमिनियम है, सब में वही है। तो आपको पता है कि Na पर 1 गो प्लस है, बेरियम पर 2 गो प्लस है और अल्युमिनियम पर 3 गो प्लस है। तो इसकी अगर बढ़ता हुआ क्षमता कह दें तो सोडियम से ज़्यादा बेरियम का है और सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम का है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा आवेश है। लेकिन घटता हुआ क्रम कहा गया, तो घटता हुआ क्रम में सबसे पहले आ जाएगा अल्युमिनियम 3+, फिर उसके बाद आ जाएगा Ba2+, और सबसे लास्ट में आ जाएगा Na, तो Na+। तो आप देखिए कि ऐसा घटता हुआ क्रम उधर जा रहा है क्रम। तो आप देखिए कि ऐसा कोई है क्या, अल्युमिनियम, बेरियम और सोडियम। इसका मतलब कि आपका जो C है ये होगा। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल, अगर कोलाइडल सॉल्व धनात्मक है तो उसका स्कंदन के लिए ऋण आवेश चाहिए, अगर ऋणावेशित है तो स्कंदन के लिए धनावेश चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि मान लीजिए कि हम लोगों को कोई ऋणावेशित कोलाइडल सॉल्व दे दिया गया, कोलाइडल सॉल्व, और धनावेशित के लिए कोई एगो M है उस पर 4 गो प्लस है, एगो M है उस पर 2 गो प्लस है, तो तेजी से स्कंदन कौन करेगा, जिस पे 4 प्लस है, जिस आयन पे 4 प्लस है। इस तरह से जितना ज़्यादा आवेश बढ़ता है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित, उतना ही उसका स्कंदन क्रिया फास्ट होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।